देखिए प्राइवेटाइजेशन पे चलते हैं हम। प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो बाय नेम इज क्लियर, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, यस और नो। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब हमारा जिसे आपने देखा था कि 1950 से 1990 तक देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ब्रेड बटर से लेके लार्ज स्केल तक कौन बना रहा था? पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1950 से 1991 तक अगर हम ये बोलते हैं कि देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो ऐसा मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जैक्टली सब कुछ पब्लिक सेक्टर ही कर रहा था। बट अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा है कि 1991 देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो था सिक पीएसयूज लॉस मेकिंग, मतलब पब्लिक सेक्टर्स स्टार्टेड मेकिंग लॉस फॉर द गवर्नमेंट। और उसके रीजंस आप पढ़ चुके, पब्लिक सेक्टर लिमिटेशंस लाइक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, ओवर स्टाफिंग, डिसीजन डिलेज, ये पब्लिक सेक्टर के फीचर्स होते हैं। तो इनकी वजह से गवर्नमेंट को इन पे लॉस होना स्टार्ट हो गया, और उस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर वो बर्डन बन गए, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट भी हो गया। तो इस तरीके से फिर गवर्नमेंट को क्या 1919 में देयर वाज अ क्राइसिस, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनको किसको सेल करना पड़ा? प्राइवेट सेक्टर को। तो दैट्स इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन इज द डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शन, एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट। तो वैसे प्राइवेटाइजेशन मतलब बाय नेम इज क्लियर कि जो पब्लिक टू ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं। बाकी द प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ये है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वाज द मोटिव, आखिर गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या मोटिव दिया कि भाई हमारा क्या मोटिव, हम क्यों इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। देखो गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक दिया, सबसे पहला बताया कि इम्प्रूविंग द गवर्नमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था पब्लिक सेक्टर में, और उसकी वजह से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट हो रहा था। और 1950 से 1991 तक देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहता था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो, उसका फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आए। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा था, जो पब्लिक सेक्टर उसको प्राइवेट सेक्टर को देना चाहता। तो एक तो ये लॉजिक ये हो गया। सेकंड वो बता रहे थे कि इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट ये कह रहा था कि भाई पब्लिक सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, मतलब ये जो लॉस मेकिंग है उससे वो प्रॉफिट मेकिंग में आ जाएगा। ये गवर्नमेंट का मतलब लॉजिक था कि गवर्नमेंट ऐसा एक्सक्यूज दे रही थी। देन उसके बाद टू रिलीज द पब्लिक रिसोर्सेज फॉर द यूज ऑफ हाई प्रायोरिटीज एरिया, मतलब गवर्नमेंट उस टाइम में क्या था, बहुत अननेसेसरी स्प्रेड हो गया था पब्लिक सेक्टर का। आपने लिमिटेशन भी देखी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड की लिमिटेशन में देखा था कि अनस्प्रेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ब्रेड से लेके लार्ज स्केल तक बहुत सारा, इतना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर था कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली जो कोर एरियाज है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर तो पूरा ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, जो गवर्नमेंट का मेन काम होता है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो प्राइवेट सेक्टर, ये बाकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, और जो कोर एक्टिविटीज़ है वहाँ गवर्नमेंट अपना फोकस करे, रिसोर्सेज को वहाँ यूटिलाइज करे। जो इनइक्वलिटीज़ है, रीजनल इम्बैलेंस है, तो गवर्नमेंट का ये भी एक लॉजिक था कि वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में को फोकस करेगी कि पब्लिक सेक्टर को बेच के उससे वो वहाँ फोकस कर सके। तो इसका मतलब इसमें एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है। देखो इसमें 3 शॉर्ट नोट्स बनते हैं बच्चे, जो अलग अलग करेंगे हम। सबसे पहला शॉर्ट नोट्स आ गया प्राइवेटाइजेशन का, जिस पे आ सकता है मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, तो वो हमने कर लिया। फिर सेकंड जो इसका शॉर्ट नोट्स बनता है वो बनता है डिसइन्वेस्टमेंट पे। और फिर थर्ड जो बनता है पॉलिसीज फॉर नवरत्न। ये 3 शॉर्ट नोट्स इस पे बनते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट्स हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे, जो है प्राइवेटाइजेशन, उसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए। बोलो बच्चे। नो सर। बिल्कुल क्लियर। सर। अब जी सर। सेकंड आ गया बच्चे मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मतलब उसमें कौन से मेथड्स यूज किए गए प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, गवर्नमेंट ने व्हाट वर मेथड यूज। तो देयर वर 2 मेथड्स यूज बाय गवर्नमेंट, वन इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज पॉलिसीज फॉर नवरत्न। तो अब क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, तो उसको जो अचीव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचने के लिए उन्होंने 2 मेथड को यूज किया। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट किया। तो अब बेसिकली ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है।
तो ये कई बार तो साइमल्टेनियसली भी यूज़ होते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो वो हमेशा साइमल्टेनियसली यूज। वैसे ही यहाँ प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियसली भी यूज़ होते हैं और कन्फ्यूजन होता है। तो आपको डू यू थिंक कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, या बोथ आर द सेम? देखो, एक्चुअली क्या इनमें क्या डिफरेंस है, वैसे मोर एंड लेस सेम ही है, बट एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन इज द वाइडर कंसेप्ट एंड द डिसइन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ या वन मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बस हम ये कह सकते हैं, जैसे सेम वही वाला डिफरेंस है जो 11th क्लास में हमने क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, क्लासिफिकेशन मोर एंड लेस सेम ही है, बट वो ये कि क्लासिफिकेशन इज वन मेथड ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही प्राइवेटाइजेशन इज वन मेथड ऑफ सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट इज वन मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन इज द वाइडर कंसेप्ट। तो बस एक इतना सा फर्क हम कर सकते हैं कि वो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, उसका पार्ट है। कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम और भी, जैसे पॉलिसीज फॉर नवरत्ना भी एक प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट था। तो प्राइवेटाइजेशन हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉड टर्म है, जबकि वो उसका एक पार्ट हम बोल सकते हैं, बाकी जैसे साइमल्टेनियसली यूज होते हैं। अब आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट अगेन बाय नेम इज क्लियर। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है उसको डिसकंटिन्यू करना। तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब अल्टीमेटली वही सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो देखो इसमें लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ इक्विटी होल्डिंग held by the government in any public sector undertaking to the private investors। तो अब यहाँ बेसिकली जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ वो भी दो तरीके से हुआ। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, माइनॉरिटी सेल और एक स्ट्रेटेजिक सेल। अभी जो माइनॉरिटी और स्ट्रेटेजिक सेल है इसमें आपको 3 डिफरेंस करने हैं, मतलब एक टेबल बना लेनी है ताकि ये अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो भी हम इसको कर सकते हैं अलग से। तो माइनॉरिटी सेल और स्ट्रेटेजिक सेल में अगर 3 डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहला बेसिस होगा मीनिंग, सेकेंड होगा इसका जो ऑनरशिप, थर्ड इसका डेटा। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो माइनॉरिटी सेल है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर है उसका लेस देन 51% सेल करती है। मतलब जब तक किसी भी कंपनी में आपका 51% अगर आपका शेयर है, इसका मतलब आप उसके ओनर हो। तो इसका मतलब माइनॉरिटी सेल में गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को तो बेचा, बट मोर देन 51% अपने पास रख लिया और लेस देन 51% किसको दे दिया, पब्लिक सेक्टर सॉरी प्राइवेट सेक्टर को। तो इसका मतलब ओनरशिप किसके पास रही, गवर्नमेंट के पास रहा। डिसीजन मेकिंग किसके पास रहा, गवर्नमेंट के पास रहा। यस और नो? अब स्ट्रेटेजिक सेल में क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक सेल में इसका उल्टा कर दो कि मोर देन 150%। मोर देन 50% मतलब वो कितना भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, या मोर देन 51% मतलब कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब 51 से ज़्यादा गवर्नमेंट ने बेच दिया। तो 51% से ज़्यादा बेच दिया तो इसका मतलब आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से माइनॉरिटी सेल और स्ट्रेटेजिक सेल ये डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर अगेन 2 मेथड्स थे जिनके थ्रू गवर्नमेंट ने अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो अपना इन्वेस्टमेंट था उसको डिसकंटिन्यू किया, मतलब सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर किया। तो अब इनकी 3 डिफरेंस की टेबल आराम से बना सकते हैं। सबसे पहला बेसिस मीनिंग का ले सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग के अंदर तो ये आ जाएगा कि इन दिस मेथड इक्विटी ऑफर टू इन्वेस्टर्स थ्रू द डोमेस्टिक पब्लिक इश्यू, और इन दिस मेथड गवर्नमेंट ऑफलोड द 51% स्ट्रेटेजिक सेल। तो इस तरीके से आप मीनिंग बता सकते हैं, यानी वो लेस देन 51 और ये मोर देन 51%, ये डेफिनेशन में आ सकता है। सेकंड इसकी ऑनरशिप आ सकती है कि इन द माइनॉरिटी सेल ऑनरशिप इज क्या रहेगा, रिमेन द गवर्नमेंट के पास रहेगा, एंड इन द स्ट्रेटेजिक सेल ऑनरशिप ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। और थर्ड हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, कि डिसीजन मेकिंग इन माइनॉरिटी सेल मोरल वो है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। और तो बताइए 3 डिफरेंस कर सकते हैं क्या स्ट्रेटेजी को माइनॉरिटी सेल? हाँ यस सर आपने इसमें कोई एग्जांपल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, एक एग्जाम्पल का बेसिस हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल मिल जाए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एयर इंडिया का एग्जाम्पल दे, तो एयर इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक सेल में, कि गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, जो है मोर देन 150% किसको दे दिया, टाटा को दे दिया, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही दे दिया।
और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेलवे और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, लेस देन 51% क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर को दिया है। तो वो एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। तो बताओ अब एक सेकंड शॉर्ट नोट्स किस पे हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट पे हो जाएगा। सेकंड शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। एक Yes, sir. शॉर्ट नोट्स प्राइवेटाइजेशन पे हो गया और एक Yes, शॉर्ट sir. नोट्स किस पे हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट पे हो गया। अब आते हैं Disinvestment. थर्ड वाला शॉर्ट नोट्स, पॉलिसीज फॉर नवरत्ना। तो बेसिकली अब क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, माइनॉरिटी स्ट्रेटेजिक सेल, ये सारी चीज़ें की, तो अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट अगर हम इस तरीके से करते रहे या प्राइवेटाइजेशन हम इस तरीके से करते रहे तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो रीजनल इनइक्वलिटीज़ है, पर्सनल इनइक्वलिटीज़ है, ये सारी जो है सोशल वेलफेयर है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव था वो सोशल वेलफेयर करने के लिए था, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको बेनिफिट करना। तो बोला ये तो सारा ही खत्म हो जाएगा। तो एक तो सोशल वेलफेयर खत्म हो रहा है। सेकेंड उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सोचना पड़ा। तो एक जैसे एक तो क्वेश्चन मार्क्स ये लगा दिया कि सोशल वेलफेयर डिक्रीज होगा। सेकंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जब कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अगर रियली लॉस जनरेट करेगी तो आपको लगता है कि उसको प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर रियली में कोई लॉस मेकिंग है प्राइवेट सेक्टर उसको खरीदेगा क्या? यस और नो? Sir. नहीं No, sir. खरीदेगा। नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लॉस मेकिंग है ही नहीं। और इसकी वजह से हमारी जो कंट्री की जो प्रॉपर्टीज है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक की प्रॉपर्टी, उसको गवर्नमेंट अननेसेसरी क्या कर रही है? अंडर वैल्यूड कर रही है और वो हमारा नुकसान हो रहा है। थर्ड कि जब एक बात बताओ, जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाके लॉस मेकिंग हो सकती है, सॉरी प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, कोई भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेट सेक्टर में जाके अगर वो प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है तो वाई नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब प्राइवेट सेक्टर कर सकता है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर सकती? फोर्थ कि इससे मोनोपोली क्रिएट होगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि इस तरीके से सारे पब्लिक सेक्टर को आप बेचते जाओगे, प्राइवेट सेक्टर खरीदता जाएगा और उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए जिनकी वजह से फिर गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि नहीं, हम सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते और डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिर गवर्नमेंट ने इनिशियली लेवल पे क्या किया, 9 कंपनीज को सेलेक्ट किया जो गवर्नमेंट को लगता है कि वो गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकती है, प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो ये जो 9 नवरत्ना का जो कॉन्सेप्ट आया वो बेसिकली इसका जो हिस्ट्री बता रखी है कि ये जो विक्रमादित्य जो आपने भी सुना होगा कि जो कोर्ट था विक्रमादित्य जिसमें जो किंग थे उनकी जो कोर्ट के अंदर बेसिकली 9 ज्वेल थे, तानसेन और ये बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया, तो वो 9 ज्वेल से वो कॉन्सेप्ट लिया। तो इसके बारे में बता रखी है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट कहाँ से इसका मतलब बैकग्राउंड क्या रहा। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने 9 ऐसी कंपनीज को पिक किया जो गवर्नमेंट को लगता है कि इससे हम इनको प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने उनमें कुछ स्टेप्स ली। क्या स्टेप्स ली वो हमें पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की प्रॉब्लम क्या थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, डिसीजन डिले, ओवर स्टाफिंग, लैक ऑफ रिसोर्सेज, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो गवर्नमेंट ने ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर दी, जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिमूव कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने उन 9 कंपनीज़ को डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया, उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम कर दिया, है ना। इसके अलावा उनकी ओवर स्टाफिंग ख़त्म कर दी, है ना। इसके अलावा उनको अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, उसको फुल यूटिलाइजेशन, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये स्टेप्स के अंदर आ गया कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और उससे फिर क्या हो गया, दे स्टार्टेड मेकिंग द प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट ने सारा लिया। अब इसके अंदर बेसिकली यहाँ देखो ये पूरे 9 कंपनीज का नाम लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो याद कर लेना, नहीं चाहो तो कोई कंपलसरी नहीं है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये ज़रूर याद करना पड़ेगा, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, इनकी 2 एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ जाते हैं बेसिकली।
तो ये सबसे पहले नवरत्न का कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद में ये महारत्न आया, फिर मिनी रत्न आए। मतलब ये वैसे ही कॉन्सेप्ट था, पहले गवर्नमेंट ने 9 कंपनी सेलेक्ट की, फिर मिनी रत्ना में उससे ज़्यादा, फिर महारत्ना, इस तरीके से वो सेलेक्ट करती गई नंबर ऑफ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, बट कई बार मैंने देखा कि एनसीईआरटी में तीनों के दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये हमें याद रखना है कि 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी रत्ना, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ महारत्ना, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नवरत्ना। तो ये ज़रूर आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अगर ये पूरे 9 आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इस पे शॉर्ट नोट्स का आप साइड में इसका कीवर्ड मार्क कर लो। सबसे पहला कीवर्ड्स आप लिखेंगे इसका ओरिजिन, मतलब नवरत्ना, पॉलिसीज फॉर नवरत्ना का ओरिजिन या बैकग्राउंड, ओरिजिन कहाँ से आया उसके बारे में बता दोगे। सेकंड जो इसमें है वो आएगा स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए उनके लिए फॉर द मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग नवरत्नास के लिए। और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स, जैसे 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नवरत्ना, ये तो याद रखना, बाकी 2 और ये करने हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रख लेंगे। तो आई होप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा क्या, यस और नो। जी सर। तो पॉलिसीज फॉर नवरत्ना में क्या क्या कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स 3 पार्ट में करना है। सबसे पहला origin origin of the idea. ठीक है, सेकंड Yes sir. Steps taken by the government और और थर्ड फिर उनके एग्जाम। एग्जाम्पल। आई होप ये शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे साहब, यस और नो। यस सर। तो अब तक हमने 3 शॉर्ट Yes. नोट्स तैयार कर लिए। कौन कौन से बताओ, इसमें अब तक 3 शॉर्ट नोट्स हमारे तैयार हो सर गए। प्राइवेटाइजेशन का, पॉलिसी फॉर नवरत्ना और डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्ट, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को। यस Yes. अब देखो एनसीईआरटी में क्या है बेसिकली, अभी तक भी हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और अब ये थर्ड चैप्टर। अभी तक हमने देखा है कि एनसीईआरटी में क्या है बेसिकली, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी के जो पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके अंदर तो क्वेश्चन डाल रखा है बट अंदर डिटेल उसकी नहीं दे रखी। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ, फर्स्ट चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक था, अगर आपको याद है तो बताओ, कि फर्स्ट चैप्टर में ऐसा टॉपिक था जिसका एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखा था बट उसका डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा चैप्टर के अंदर। ऐसा ही सेकंड चैप्टर में भी एक टॉपिक था जिसका डिटेल क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा था बट उसका डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था। तो बताओ किसको पता है, दोनों चैप्टर में हमें ऐसे टॉपिक किया है हमने, हिडन टॉपिक जो क्वेश्चंस में है बट उसकी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो पता है। सर सेकंड चैप्टर में तो वो टॉपिक था ग्रोथ विद इक्विटी बिल्कुल, वाला। ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विथ इक्विटी वाला। और फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट के अंदर था वो व्हाट वर द रीजंस फॉर डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसके डिक्लाइन होने के क्या रीज़न थे। तो वो आप देखो पीछे क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में बट उसकी डिटेल जो है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, वैसे ही अब जो है ना, एक क्वेश्चन आ गया ये थर्ड चैप्टर में जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन के आर्ग्यूमेंट इन फेवर और आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पीछे बट इसकी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। तो इस तरीके से ये हमारे को तैयार करना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसका आर्ग्यूमेंट इन फेवर मतलब उसके गेन और आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट उसके लॉस, ये हमें तैयार करना पड़ेगा। तो अब देखो आर्ग्यूमेंट इन फेवर तो मैंने आपको बता ही दिए, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन समझा तो मैंने आर्ग्यूमेंट तो आपको बता दिया इन फेवर, जैसे क्या क्या बता दिया। अभी इनके कीवर्ड हम मार्क कर लेंगे, बाकी मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिया था कि वो प्राइवेटाइजेशन इसलिए करना चाहती थी ताकि जो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो। इसके अलावा गवर्नमेंट है वो जो कोर एरियाज उन पर फोकस करे। यस और नो, ये सारे डिस्कस किए थे हमने पॉइंट। यस सर। यस वही देखो ये वही यहाँ लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ ये लिखा है, सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट पॉइंट, इसका कीवर्ड मार्क कर लो, इट विल हैव द प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर, है ना, सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। तो इसका मतलब ये किस में हेल्प करेगा, प्रॉफिट मेकिंग बना देगा उनको, डाइवर्सिफाइड बना देगा, मॉडर्नाइज बना देगा। तीनों में से कोई सा एक कीवर्ड मार्क कर लो, प्रॉफिट मेकिंग, मॉडर्नाइज या डाइवर्सिफाइड। प्रॉफिट मेकिंग वर्ड हम की मार्क कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहता था कि प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको मॉडर्नाइजेशन भी हो जाएगा, डाइवर्सिफाइड। सेकंड पॉइंट में चले तो इट्स हेल्प टू मेकिंग पब्लिक सेक्टर कॉम्पिटिटिव, मोर कॉम्पिटिटिव। तो ये मोर कॉम्पिटिटिव वर्ड पे मार्क करो। तो मोर कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब होता है, कोई समझा सकता है।
एग्जाम्पल उनका मॉडर्नाइजेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, कंपटीशन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, बाहर की कंपनीज भी आएगी, पब्लिक प्राइवेट भी आएगी, पब्लिक भी होगी। तो जब कंपटीशन होता है तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है, कॉम्पिटिटिव होते हो आप, मतलब आप ज़्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास के अंदर अगर सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि आप भी आपका कंपटीशन उन्हीं के साथ होता है, तो आपको भी वो लेवल अपने को मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आपकी क्लास में सारे एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो आपका जो लेवल है वो डाउन हो सकता है। यस और नो? क्लियर है? यस सर। ये तो होता ही है Yes, sir. डेफिनेटली। तो इस तरीके से वो मोर कॉम्पिटिटिव होंगे, मतलब उनकी मोर परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मोर ज़्यादा वो क्या होंगे, मॉडर्नाइज होंगे, डाइवर्सिफाइड होंगे, ज़्यादा कैपेबल्स होंगे बेसिकली। ठीक है। देन इट हेल्प टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब इसमें लिखो विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ले लो, मतलब वो चाहता है कि गवर्नमेंट, हाँ डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। क्यों पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तो एक डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं। तो 3 वर्ड हो गए यहाँ तक। फिर आ गया प्राइवेटाइजेशन में हेल्प रिवाइविंग सिक यूनिट्स, जिससे बिकम द लाइबिलिटी। तो ये हो गया रिवाइविंग सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स क्या होती है मैंने समझाया था अभी आपको स्टार्टिंग में। व्हाट डू मीन बाय सिक यूनिट्स? जो लॉस पे चल एग्जैक्टली रहे जो लॉस basically। मेकिंग, जो गवर्नमेंट के लॉस, तो सिक रिवाइव मतलब उनको रिवाइव करना चाहती थी गवर्नमेंट, तो रिवाइव द सिक यूनिट्स। देन उसके मतलब विदाउट गवर्नमेंट फाइनेंशियल बैकिंग कैपिटल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट विल फोर्स पब्लिक सेक्टर टू एफिशिएंट। तो बेसिकली विदाउट गवर्नमेंट फाइनेंशियल बैकिंग मतलब गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के वो क्या हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी, अब तक वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में चल रही है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो उसके बिना भी वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड्स देखो, दोबारा देखो, फर्स्ट पॉइंट का कीवर्ड क्या हुआ बताओ। बस आपको कीवर्ड याद रखना, बाकी सेंटेंस तो आप अपने हिसाब से खुद ही बना लोगे, तो बहुत ईजी हो जाता है, टॉपिक ऑन द स्पॉट ही याद हो जाता है सब कुछ। तो बताओ सबसे पहला कीवर्ड क्या लिखेंगे इन आर्ग्यूमेंट इन फेवर में? फर्स्ट मॉडर्नाइज एंड Public. डाइवर्सिफाई। प्रॉफिट मेकिंग या मॉडर्नाइज, कुछ भी लिख लो। Yes. ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉम्पिटिटिव। मोर कॉम्पिटिटिव, थर्ड डिसीजन मेकिंग, Without political. हाँ डिसीजन मेकिंग या विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है। देन उसके बाद में रिवाइविंग, Reviving. और लास्ट के अंदर विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट। तो अब आप बताओ, ये बस वर्ड्स आपको याद रखने हैं, बस कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, और सारी टेंशन खत्म। बाकी आप अपने आप ही क्या कर लेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आप अपना सेंटेंस आपकी खुद की लैंग्वेज में बना सकते हो, और आपको ये तैयार भी हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, ये भी मैं सारा बता चुका हूँ, ये पॉलिसी फॉर नवरत्ना में मैंने समझाया आपको। देखो आर्ग्यूमेंट इन फेवर में तो मैंने ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइजेशन में समझा दिया था। अब आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट में पॉलिसीज फॉर नवरत्ना के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन और डिसमिसमेंट कर रही थी, तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए। तो क्या क्या आए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली हो जाएगी, सोशल वेलफेयर डिक्रीज हो जाएगा, है ना, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि क्या लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज को क्या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा क्या, और सेकंड अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाके प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, तो वाई नॉट इन पब्लिक सेक्टर? यस और नो? ये सारे क्वेश्चन मार्क लग गए थे, मैंने डिस्कस किया था। यस तो सर। वही सारे पॉइंट यहाँ है। देखो सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन विल एनकरेज द ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, है ना, तो ये मोनोपोली पावर का पॉइंट आप इसमें कीवर्ड्स मार्क कर सकते हैं। सेकंड जो है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज में नोट शो एनी इंटरेस्ट इन बाइंग इन द शेयर ऑफ लॉस मेकिंग एंड सिक। तो हम कह सकते हैं कि एनी इंटरेस्ट ले सकते हैं कि नॉट शो एनी इंटरेस्ट, मतलब प्राइवेट सेक्टर कभी भी है ना वो इस लॉस मेकिंग को क्या करेगा, खरीदेगा नहीं, का मतलब वो लॉस मेकिंग है ही नहीं। ठीक है। देन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट इन द लोप साइडेड डेवलपमेंट। तो लोप साइडेड आपको पता है क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, लोप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज। क्या होता है लोप साइडेड वर्ड का मतलब?
लिमिटेड एक लिमिटेड साइड एरिया। का। तो लिमिटेड एरियाज के अंदर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वहीं डेवलप करेगा जहां उसको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, जहां उसकी कॉस्ट कम आएगी, तो इसलिए वो कभी भी बैकवर्ड एरियाज में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सारी फैसिलिटी मिलेगी नहीं। वो तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसका मतलब लोप साइडेड, और वैसे हमारी कंट्री में ऑलरेडी हो रखा था, क्योंकि आज भी देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, ये शुरू से लेके आज तक क्या हो रहा है, इनका डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री आज भी ज़्यादा है और पहले भी ज़्यादा था। तो इसका लोप साइडेड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद द प्राइवेट सेक्टर में नोट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। ये मैंने बताया था सोशल वेलफेयर, कि प्राइवेट सेक्टर का तो मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो कभी भी क्या करेगा, सोशल वेलफेयर पे काम नहीं करेगा। सोशल वेलफेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, है ना, कम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना। जैसे आज रेलवे है, रेलवे का गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, गवर्नमेंट वांट टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी एट ए मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। तो इसका मतलब वो सारे क्या वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के, तो वो करेगा ही नहीं, उसको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। यस और नो। और लास्ट पॉइंट का, अब देखो इनका तो कीवर्ड मार्क कर लो फटाफट, लास्ट का आप लोग बताओगे। फर्स्ट का कीवर्ड क्या हुआ, मोनोपोली, बताओ फटाफट। यस सर। सेकंड का may not show any interest. मे नॉट शो एनी इंटरेस्ट। ठीक है। क्या आप क्या बोल रहे हो, सिक एंटरप्राइजेस, क्या बोल रहे हो? नहीं, नॉट बाइंग, नो बाइंग ऑफ सिक एंटरप्राइजेस, ये हाँ भी हो सकता है। हाँ, मतलब वही मतलब हम वो भी कहना चाहते हैं कि वही है ना। थर्ड क्या हो गया, लॉपसाइडेड Lopsided. डेवलपमेंट, फिर फोर्थ का सोशल जस्टिस एंड सोशल पब्लिक वेलफेयर सोशल आउटलुक। सोशल जस्टिस। देखो बेसिकली इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि आप बताओ पब्लिक सेक्टर को लॉस क्यों हो रहा था। पब्लिक सेक्टर को लॉस इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, डिसीजन मेकिंग, अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर स्टाफिंग, करप्शन, ये पब्लिक सेक्टर की प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं वो उनको प्रॉपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा था, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी, प्रॉपर फाइनेंस नहीं था, मैनेजरियल एफिशिएंसी नहीं थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। उस वजह से पब्लिक सेक्टर को नुकसान होता है। यस और नो, गवर्नमेंट उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रही Yes, थी। sir. ये Yes, रीज़न sir. था। तो इसमें ये बता रखा है कि भाई ये बात हम मानते हैं, जो इसके आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी एंटरप्राइजेज को अगर प्रॉफिट मेकिंग बनाना है तो उसको ये सारी फ्रीडम देनी पड़ेगी। मतलब उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए उसको ये सारी जो प्रॉब्लम्स है पब्लिक सेक्टर की, डिसीजन मेकिंग की, फाइनेंस की, मैनेजरियल, ये सब कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। ये बात सही है। बट ये प्राइवेट सेक्टर में देखें क्यों, क्यों नहीं हम पब्लिक सेक्टर में ऐसा कर सकते हैं? यस और नो। यस सर। ये सारी चीज़ें इंप्रूव हम पब्लिक सेक्टर में भी तो कर सकते हैं। जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन डिले है ना, और अंडर यूटिलाइजेशन है, और स्टाफिंग्स है, मैनेजरियल एफिशिएंसी है, फाइनेंशियल, तो ये पब्लिक सेक्टर में भी तो इंप्रूव हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चनेबल, उन्होंने क्वेश्चन लगाया कि दिस बिलीव दैट प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू बेटर रिजल्ट इटसेल्फ ए क्वेश्चनेबल, कि प्राइवेटाइजेशन ही एक अच्छा रिजल्ट कर सकता है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यस और नो। Yes, sir, maybe because क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, मतलब पब्लिक सेक्टर हाँ, में कोई तो कंपटीशन ही नहीं। मतलब कंपटीशन क्या ऐसा क्या प्राइवेट में जाके ही होगा क्या, पब्लिक में नहीं हो सकता है क्या? बस ये पॉइंट है बेसिकली। एक तरीके से इट लीड्स टू बेटर रिजल्ट इटसेल्फ इज ए क्वेश्चनेबल, मतलब प्राइवेटाइजेशन ही उसको क्या करे, बेटर रिजल्ट करेगा, ये एक क्वेश्चनेबल है कि क्यों नहीं पब्लिक सेक्टर। यस और नो, क्या पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता? तो या तो कीवर्ड आप ये ले लो, या फिर आप ये ले लो कि द फ्रीडम, तो ये फ्रीडम वाला पॉइंट ले सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को फ्रीडम दे के भी ऐसा किया जा सकता है। इनमें से कोई सा भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? यस और नो। टॉपिक खत्म हो गया। ये देखो प्राइवेटाइजेशन के आर्ग्यूमेंट फेवर, पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, तो ये पूरा टॉपिक आज हमने ले लिया है, इसमें प्राइवेटाइजेशन पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया। ठीक है बच्चों।